ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। 3 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और कण की द्वैत प्रकृति। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमाणुवीय भौतिकी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। तो परमाणु के बारे में यहाँ स्ट्रक्चर है पूरी। वैसे तो ये सब केमिस्ट्री में पढ़ी होगी 11th क्लास में। सबसे पहले परमाणु की बात करेंगे। परमाणु क्या होता है? परमाणु जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एटम। तो चूँकि अपन ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है, छोटा हो या बड़ा हो, अणु या परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, क्योंकि परमाणु का अर्थ क्या होता है? परम अणु, यानी अत्यंत सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम कण जो नॉन ब्रेकेबल हो। जैसे कि हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में एक महर्षि थे, महर्षि कणाद। उन्होंने बहुत हजारों वर्ष पूर्व, अब तक जो अपन किताबों में पढ़ते हैं वो डाल्टन का नाम पढ़ते हैं कि डाल्टन ने परमाणु का बेसिक कंसेप्ट दिया था, लेकिन जो मूल कंसेप्ट है वो बहुत हजारों साल पहले का है। महर्षि कणाद ने अपने एक ग्रंथ संस्कृत में लिखा था कि अगर किसी पदार्थ को लगातार तोड़ते चले जाएं, तोड़ते मतलब किसी के 2 टुकड़े कर दिए, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 50, 100, 1000, तो एक ऐसी स्टेज प्राप्त होगी जब वो आगे विभाजित नहीं होगा, नॉन ब्रेकेबल होगा, यानी कि उसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका नाम उसने अपनी संस्कृत लैंग्वेज के रूप में लिखा था मूल कणानाम। और मूल कणानाम का ही आज लेटेस्ट नाम क्या है? परमाणु। डाल्टन ने भी यही कहा था कि परमाणु पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम और मूल इकाई है, जिसे आगे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु क्या होता है? वो मूल इकाई पदार्थ की जो किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आगे विभाजित नहीं हो सकती, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। नाम में जैसे है परम अणु, एटम जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका भी अर्थ होता है क्या? अविभाज्य। एटम का अर्थ क्या होता है? अविभाज्य, मतलब जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, न किसी भौतिक प्रक्रिया से न किसी रासायनिक प्रक्रिया से, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो फिजिक्स की थ्योरी में डाल्टन का नाम है कि डाल्टन ने ऐसा कंसेप्ट दिया था कि पदार्थ का एक सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब परमाणु की जो बेसिक थ्योरी है उसके कंप्लीट होने के बाद लगभग 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिवता की खोज हुई। काय की खोज हुई? रेडियो एक्टिवता। और लगभग इसी समय 1897 में इलेक्ट्रॉन की भी खोज हुई। सबसे पहले जो परमाणु में पार्टिकल पाया गया वो क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो रेडियो एक्टिवता में भी इसी तरह कण निकलते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो अल्फ़ा जो होता है वो हीलियम नाभिक होता है, बीटा कणों में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं। तो लगभग उसी समय पे रेडियो एक्टिवता की खोज हुई। एक सही समय है 96-97 के आसपास की बात है, और 97 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था बैक्यूरेल, और इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जे टॉमसन। तो इस खोज के बाद क्या निष्कर्ष निकला? मतलब इस खोज से पहले तो ये मानते थे कि परमाणु के अलावा कुछ नहीं है। परमाणु एक लास्ट स्टेज है, परमाणु एक लास्ट कण है जो आगे टूटेगा नहीं, जो किसी से मिलके नहीं बना, जो अपने आप में अकेला है, कंप्लीट है, वो तो परमाणु है। लेकिन जब इनकी खोज हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, तो काय में से निकला हुआ? ये परमाणु में से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद रेडियो एक्टिवता में भी वही इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन जैसे कण निकल रहे हैं। तो इन खोजों के बाद ये स्पष्ट हो गया कि परमाणु
के अंदर भी कोई अन्य कण उपस्थित हैं, छोटे कण, मूल कण जिनको कहते हैं, द्रव्य के मूल कण यानी मूल द्रव्य कण जिन्हें कहते हैं, उनकी खोज यहाँ हुई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इलेक्ट्रॉन को जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा, चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा, तो इलेक्ट्रॉन कैसा था? नेगेटिव चार्ज वाला। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब इससे पहले परमाणु, चूँकि परमाणु जो होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, परमाणु कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। परमाणु कैसा होता है? न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्ज का कोई गुण दिखाई भी नहीं देता। चार्ज एक गुण का नाम है, आवेश क्या होता है? एक गुण होता है जो विद्युतीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है। तो चूँकि अगर किसी परमाणु की बात करें तो उस पर कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देता, तो परमाणु को क्या माना जाता है? उदासीन। लेकिन इस खोज के बाद ये स्पष्ट हुआ कि परमाणु में नेगेटिव कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु में क्या पाए जाते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले कण, जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी कि परमाणु को कैसा होना चाहिए था? उदासीन ना होने के बजाय क्या होना चाहिए था? नेगेटिव। लेकिन प्रैक्टिकली परमाणु कैसा ऑब्जर्व हो रहा है? उदासीन, यानी उस पर किसी भी चार्ज का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब जितना परमाणु के अंदर नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दे और टोटल चार्ज क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। टोटल चार्ज क्या हो जाए? ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब ही क्या है? उदासीन। तो परमाणु उदासीन इसलिए होता है, या परमाणु कोई चार्ज इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि जितना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर क्या पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज भी पाया जाना चाहिए। या कह सकते हैं क्योंकि परमाणु तो अपन ने देखा नहीं, लेकिन एक अनुमान, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन के आधार पर कह सकते हैं, जो हमें प्रयोगों से निष्कर्ष निकल रहा है। क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो अगर परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते तो फिर परमाणु को भी कैसा चार्ज दिखाना चाहिए था? नेगेटिव चार्ज दिखाना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में परमाणु कोई चार्ज नहीं दिखा रहा, उदासीन है, न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि परमाणु के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज पाया जाता है उतनी ही परिमाण का, उतनी ही मात्रा में पॉजिटिव चार्ज भी पाया जाना चाहिए, जिससे कि टोटल चार्ज क्या हो जाए? ज़ीरो। परमाणु क्या हो जाए? उदासीन। इसीलिए परमाणु कोई इफेक्ट नहीं दिखाता इलेक्ट्रिकली, तो इसलिए परमाणु को उदासीन माना गया। तो इससे अपने पता लगा कि परमाणु क्या है? उदासीन है, और जितना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के रूप में जो नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉनों का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या है? बहुत कम। यानी अगर मान लो किसी परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान टोटल ज्ञात किया जाए तो परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में तुच्छ है, नगण्य, बहुत कम है। तो इसलिए माना गया कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो किसकी वजह से होता है? धनावेश की वजह से, ना कि इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी, उसमें योगदान है इलेक्ट्रॉनों का, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होता है परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में, जिसे कभी कभी नगण्य भी मान लिया जाता है। इसलिए माना गया कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वो उसके अंदर उपस्थित धनावेश के द्रव्यमान के कारण होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि द्रव्यमान अगर धनावेश का ज़्यादा है तो धनावेश की मात्रा ज़्यादा है। पॉजिटिव मतलब चार्ज की मात्रा समान है, जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव उतना, लेकिन द्रव्यमान अलग है। जैसे इलेक्ट्रॉन के अलावा जो कण वहाँ पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे उनका द्रव्यमान अपेक्षाकृत ज़्यादा है। इसलिए अपन ये मानेंगे कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान धनावेश के कारण होता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है परमाणु के बारे में। अब इसके बाद सबसे पहले जो परमाणु का मॉडल दिया वो थॉमसन ने ही दिया, क्योंकि थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो
तो सबसे पहला कंसेप्ट जो दिया जिसको अपन कहते हैं थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब मॉडल, मॉडल से मतलब परमाणु कैसा होता है, परमाणु कैसा होना चाहिए। परमाणु जो होता है वो एक 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का गोलाकार होता है। तो परमाणु को क्या माना गया, 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या, क्योंकि सभी परमाणुओं की जो त्रिज्या होती है, साइज होता है, वह एंगस्ट्रॉन्ग में होता है। तो एंगस्ट्रॉन्ग मानी 10⁻⁻10 मीटर, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग। तो एंगस्ट्रॉन्ग में यानी परमाणु का साइज जो है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का है। और थॉमसन के अकॉर्डिंग संपूर्ण आयतन में इसके में क्या भरा हुआ है, धनावेश। इसके संपूर्ण आयतन में क्या है, धनावेश है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग परमाणु कैसा होता है, ठोस। और वो इसलिए इसने माना क्योंकि अभी मैंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है, यानी इलेक्ट्रॉनों के पास द्रव्यमान कम है, तो जो धनावेश उसके पास है समान परिमाण का, उसका द्रव्यमान ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादा होने के लिए वो पूरे में क्या भरा होना चाहिए, धनावेश भरा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच बीच में यहाँ धसे हुए होने चाहिए। ऐसी परिकल्पना किसने दी, थॉमसन ने। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग परमाणु ऐसा होना चाहिए। ये सब क्या दिखा रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉनों को दिखा रहे हैं। ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग परमाणु क्या है, एक 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस गोला होता है, जिसके संपूर्ण आयतन में धनावेश एकदम फुल फिल्ड, पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। और इस धनावेश के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बीच बीच में अन्य स्थानों पर धसे हुए होते हैं। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग परमाणु ऐसा होना चाहिए, थॉमसन के अकॉर्डिंग, जिसको उस समय प्लम पुडिंग मॉडल का नाम भी दिया गया। प्लम पुडिंग ये एक विदेशी मिठाई है, अपने यहाँ नहीं मिलती है। पुडिंग नामक एक मिठाई होती है जिसमें प्लम नामक फल लगे रहते हैं। तो प्लम नामक फल किसको शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। और पुडिंग मतलब ये पूरी मिठाई। जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे बूंदी का लड्डू होता है, तो लड्डू में बूंदी सारी फील्ड धनावेश को शो करती है, और बीच बीच में जो इलायची के दाने काले काले लगे होते हैं वो किसको शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। तो इस तरह से ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है कि परमाणु क्या है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, थॉमसन की थ्योरी क्या है परमाणु के रूप में, कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस गोला होता है, जिसके संपूर्ण आयतन में धनावेश एकदम ठसाठस भरा हुआ होता है, और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋणावेश उपस्थित होता है। अब इस मॉडल के आधार पर कुछ चीज़ों को समझा सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है थॉमसन का, वो पूरा एक्यूरेट नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें कमियां हैं। कमियां क्या हैं, अब इसे इसके आधार पर कुछ चीज़ों को समझा सकते हैं। जैसे नंबर 1, तापायनिक उत्सर्जन होता है। तो तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है, ये पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा भी है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है गर्म करने पर, यानी इसको हीट एनर्जी प्रदान की जाए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। तो ये चूँकि इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे हुए ही हैं, किसी एनर्जी से बंधे हुए हैं, तो अगर ताप देंगे, इनको ताप के रूप में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो ऊर्जा प्रदान जब इनको की जाएगी तो उस ऊर्जा को ग्रहण करके, जिसे अपन कार्यफलन कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाएंगे, यानी तापायनिक उत्सर्जन हो जाएगा। दूसरा, इससे प्रकाश विद्युत प्रभाव भी पूरी तरह से नहीं समझा सकते। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें भी इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जन होता है उसमें भी ये कि प्रकाश ऊर्जा के रूप में इनको कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, निष्कासित हो सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझा सकते हैं। लेकिन बाकी की जो और घटनाएं हैं, जैसे कि परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव में अलग अलग गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अलग अलग
होती है, सेम गतिज ऊर्जा वाले नहीं होते। तो वो क्यों हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इस आधार पर ये थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, सबसे पहले दिया गया मॉडल है, तो इसको यहाँ पे नकार दिया गया है, इसमें कमी है कुछ। इसके बाद इसको एक अलग तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए एक अलग मॉडल आएगा। ठीक, थॉमसन का मॉडल फेल हो गया, तो इसको समझाने के लिए रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना जानने के लिए एक प्रयोग किया। इसका नाम है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसी प्रयोग के आधार पर परमाणु की जो मूल स्ट्रक्चर है वो जानने के लिए, समझने के लिए अपने कोई प्रयोग पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर नाभिक की खोज हुई, जिसको नाम अपन पढ़ते हैं। इस प्रयोग में क्या होता है, एक स्वर्ण पत्र होता है। पत्र का मतलब लेटर नहीं है, स्वर्ण पत्र मतलब पतली सोने की पन्नी। पतली इसलिए ताकि इसमें से अल्फा कण पार हो सके। तो ये क्या है, एक स्वर्ण पत्र यानी सोने की पतली पन्नी जिसमें से अल्फा कण पार हो सके। इस पर अल्फा कणों का अटैक कराया गया। इस पर क्या कराया, अल्फा कणों का। अल्फा कण जो अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, अल्फा कण अभी मैंने बताया जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं 2He4 यानी हीलियम नाभिक। अल्फा कण एक्चुअल में क्या होते हैं, हीलियम नाभिक। तो स्वर्ण पत्र पर तीव्रगामी उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों का अटैक कराया, बौछार कराई। ये सब क्या हैं, तीव्रगामी अल्फा कणों का पुंज। पुंज मतलब बहुत सारे अल्फा कणों का समूह, कोई एक दो अल्फा कण नहीं, बहुत सारी संख्या में। और फिर इनको यहाँ पे प्राप्त करने के लिए एक पर्दा लगा दिया जो कि ZnS लेपित होता है। ZnS लेपित पर्दा। पर्दा इसलिए कि जो अल्फा कण यहाँ पहुँचेंगे, अल्फा कण दिखाई देते नहीं हैं, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन दिखता है, ना प्रोटॉन दिखता है, ना अल्फा कण दिखते हैं। तो जब वो टकराएंगे तो उनकी चमक दिखेगी। तो चमक दिखने के लिए ZnS जिंक सल्फाइड जो होता है, इस पर कोई जब टकराता है तो चमक होती है। और चमक को देखने के लिए, चमक भी सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देगी, बहुत बारीक होती है। उसके लिए एक दूरदर्शी टाइप का एक उपकरण लगाते हैं, और जो गणना भी करता है, जिसको बोलते हैं प्रस्फुर गणित्र। प्रस्फुर गणित्र। गणित्र मतलब कैलकुलेट करेगा कौन कितने अल्फा कण सीधे गए, कितने तिरछे गए। तो यहाँ स्वर्ण पत्र पर जब इसको अटैक कराया, यहाँ अपन इनके परमाणु दिखा सकते हैं, जैसे इसका परमाणु ये। तो इनमें से जब अल्फा कणों की बौछार कराई और यहाँ पर पर्दे पर ZnS लेपित पर्दे पर अल्फा कणों को प्राप्त किया। अलग अलग जगह इसको सेट कर सकते हैं अपन कि कहाँ कितने कण प्राप्त हुए। तो इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि अधिकांश अल्फा कण जो हैं वो सीधे चले जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, सीधे, यानी कि उनका कहीं भी कोई विक्षेप नहीं होता। लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं जो इन परमाणुओं के द्वारा, स्वर्ण पत्र के जो परमाणु है उनके द्वारा क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। इस तरह से परमाणु दिखा सकते हैं अपन ये। तो पर्दे पर तिरछे पहुंचने का मतलब ही प्रकीर्णन है। कुछ अल्फा कणों का क्या होता है इस तरह से, और कुछ अधिकांश क्या निकलते हैं, सीधे निकलते हैं। तो कुछ परमाणु, कुछ अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं और कुछ का क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। तो प्रकीर्णन का मतलब क्या है, जब रास्ते से गुजर रहे हैं सोने की पन्नी से, तो गुजरते हुए सीधे निकलने की बजाय किसी कोण पर विक्षेपित हो जाएं। एक दो कण ऐसे भी हो सकते हैं जो वापस लौट जाते हैं, वापस भी लौट सकते हैं। कोई एक या दो कण ऐसा हो सकता है जो वापस भी लौट सकता है। तो इस प्रयोग से क्या रिजल्ट निकला कि ऐसा क्यों हो रहा है, अधिकांश सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु के अंदर का जो स्पेस है वो अधिकांश खाली है। क्योंकि सीधे निकलने का मतलब क्या है, क्योंकि जो अल्फा कण है वो भी कैसा है, नाभिक है। नाभिक है मतलब पॉजिटिव कण होता है।
और चूंकि थॉमसन का मॉडल अपन ने अभी पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग माना था कि परमाणु पूरा ठोस होता है। अगर परमाणु पूरा ठोस होता और पूरे में धनावेश होता तो अल्फा कण जो जा रहे हैं तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से क्या होता, प्रतिकर्षण। तो सारे के सारे अल्फा कण क्या होने चाहिए, वापस लौटने चाहिए, बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं। जैसे कि थॉमसन ने माना, वैसा अगर अपन परमाणु को मानते हैं कि परमाणु एक ठोस गोला है और जिसमें समस्त गोले के अंदर धनावेश भरा हुआ है, तो सारे के सारे अल्फा कण जो पॉजिटिव खुद भी होते हैं वो धनावेश से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट जाने चाहिए। यानी कि सारे अल्फा कणों को वापस लौटना चाहिए था अगर थॉमसन मॉडल को सत्य मानते हैं तो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश मतलब 90% अल्फा कण सीधे निकल गए, पार हो गए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक ही रिजल्ट निकलता है कि जो परमाणु है वो ठोस गोला नहीं है, बल्कि कैसा है, खोखला होना चाहिए। खोखले का मतलब इसमें स्पेस है, जगह है, कोई भी जाके आसानी से तीव्र ऊर्जा के साथ जा रहा है तो निकल सकता है। तो चूँकि यहाँ पे अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से पार हो गए, बिना विचलित हुए, बिना विक्षेपित हुए पार हो गए, इसका मतलब साफ है, क्योंकि सोने की पन्नी में क्या है, परमाणु ही परमाणु है। और है क्या, सोने की पन्नी काहे से बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है। तो परमाणुओं के बीच में भी खाली जगह है जिसमें से अल्फा कण निकल गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु ठोस गोला नहीं है, बल्कि कैसा है, खोखला गोला है। तो परमाणु का जो धनावेश है वो कहाँ होना चाहिए, बीच में कहीं होना चाहिए, यानी पूरे में नहीं होना चाहिए जैसे थॉमसन ने माना कि पूरे में धनावेश होता है, बल्कि कहाँ होता है, बीच में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको नाभिक। नाभिक का मतलब केंद्र होता है, सेंटर। जैसे अपने शरीर का पार्ट, शरीर का एक पार्ट होता है नाभि, जो सेंटर में होती है, वैसे ही यहाँ पे भी इसका नाम नाभिक, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। तो अधिकांश अल्फा कण पार क्यों निकल गए, क्योंकि वो परमाणु में बहुत दूर से गुजरे। क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि विद्युत बल जो होता है Q1 Q2 अपॉन r², कूलाम नियम से, तो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कोई आवेशित कण, अब ये क्या है, तुम्हारा अल्फा कण है, 2He4 क्या है, अल्फा कण, जो कैसा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव अल्फा कण जब जा रहा है सोने की पन्नी के परमाणुओं से होके, तो वो इस परमाणु के धनावेश से बहुत दूर है। तो जब बहुत दूर है, यानी दूरी ज़्यादा है, तो बल क्या लगेगा, कम। तो कम बल अगर उसके पास कम लगा और उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो बिना विचलित हुए क्या हो गया, पार हो गया। तो जो बहुत दूर से गुजर रहे हैं, जो अल्फा कण बहुत दूर से गुजर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, सीधे पार हो गए। ये अल्फा कण जो दूर से गुजर रहे हैं, उन पे नाभिक का प्रतिकर्षण बल बहुत कम है, इसलिए वो क्या हो गए, सीधे पार हो गए। अब जो कुछ पास से गुजरा, जैसे ये पास से गुजरा, तो नाभिक से दूरी कम हो गई, इसकी दूरी कम होगी तो बल क्या लगेगा, ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, विचलित हो गया, यानी अल्प कोण पर। जैसे ये पास वाले को मैं दिखा रहा हूँ, ये अल्प कोण पे विचलित हो गया। जो और पास से गुजरा, जो अल्फा कण और भी पास से गुजरा, तो जितनी दूरी कम होती जाएगी बल उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, वो और ज़्यादा कोण पे विचलित हो गया, इस तरह से। और कोई एक या दो कण ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल पास नाभिक के निकटतम दूरी पे पहुंच गया, अत्यल्प दूरी पर, वो क्या हो गया, अधिक कोण पर, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा कोण पर विचलित हो गया, वापस आ गया। क्योंकि दूरी बहुत कम हो गई तो बल बहुत ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो वो प्रतिकर्षित होकर लौट गया। तो इससे एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने को पता लगी परमाणु की, कि परमाणु में होता क्या है। परमाणु ठोस गोला नहीं है, बल्कि 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। क्या है, एक खोखला गोला है, जिसका समस्त धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान उसके मध्य भाग में एक सूक्ष्म स्थान पर, सूक्ष्म स्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी त्रिज्या जो होती है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻14 कह सकते हैं। यानी परमाणु का 1/10,000वां भाग है। परमाणु का कितना भाग है, 1/10,000वां भाग छोटा। तो इतने छोटे से भाग के अंदर धनावेश है, बाकी का स्पेस खाली है। इसीलिए अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, क्योंकि उन पे नाभिक का प्रतिकर्षण बल बहुत कम लगा, जो प्रभावित नहीं हुआ, इसलिए सीधे निकल गए।
जो पास से गुजरे वो न्यून कोणों पर विचलित हो गए, जो बहुत पास आए उन पे ज़्यादा प्रतिकर्षण हो गया, वो वापस हो गए। तो इससे एक थ्योरी समझ में आ गई कि परमाणु क्या है, एक 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला होता है जिसका संपूर्ण धनावेश और समस्त द्रव्यमान उसके मध्य भाग में एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन अपन कह रहे हैं, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या पाया जाता है, नेगेटिव भी पाया जाता है। तो वो नेगेटिव जो है वो इस खाली स्पेस में होगा कहीं, नाभिक के अलावा जो स्थान है वो खाली है, उस खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। इस प्रयोग के आधार पर, इस रिजल्ट के आधार पर अलग अलग परमाणुओं के परमाणु क्रमांक, उनका धनावेश, इन सब की गणना हुई। इसके आधार पर ही बहुत सारे गुणों की भी खोज हुई। तो ये प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके आधार पर अपन परमाणु की थ्योरी समझ सकते हैं।